हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है टीचिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज अर्थात अधिगम असमर्थी बालकों का शिक्षण। टॉपिक पर चर्चा आरंभ करने से पहले बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन कोर्स 1, 2, 3 और 5 तथा मेथड के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। टीचिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज अधिगम असमर्थी बालकों का शिक्षण या शैक्षिक प्रावधान या विशेष अधिगम समस्याएं और शैक्षिक प्रावधान। बालकों में पढ़ने लिखने, भाषा, गणितीय एवं संप्रेषण संबंधी अक्षमताएं मनोवैज्ञानिक दोषों एवं दोषपूर्ण वातावरण के कारण विकसित हो जाती हैं। ये बालक बुद्धि में सामान्य बच्चों के समान ही होते हैं। अधिगम असमर्थी बच्चों में प्रत्येक बच्चा असाधारण एवं विशेष होता है, अतः उनके लिए एक प्रकार की शिक्षा का प्रबंध नहीं किया जा सकता है, अर्थात उनकी असमर्थता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के अधिगम संबंधी असमर्थता की श्रेणी के हिसाब से शैक्षिक प्रावधान किए जाने चाहिए, जिससे उनके उचित देखभाल की व्यवस्था की जा सके। अधिगम असमर्थी बच्चों के लिए निम्नलिखित शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों का प्रावधान। विशेष विद्यालय का अर्थ अधिगम असमर्थी बच्चों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करना है। विद्यालयों में इनका पाठ्यक्रम सामान्य बालकों के समान ही होता है, किंतु इन्हें विशेष अध्यापकों तथा विशेष शिक्षण विधियां द्वारा शिक्षा दी जाती है। विशेष विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के अधिगम असमर्थी बालकों को उनकी असमर्थता या निर्योग्यता के प्रकार के आधार पर विशेष तकनीकों एवं विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उनकी असमर्थता को दूर करने का प्रयास किया जाता है, किंतु यह पृथक्करण व्यवहारिक नहीं है। इन्हें सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ ही कुछ विशेष सुविधाएं देकर शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है सामान्य विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएं। सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी इन बालकों को विशिष्ट शिक्षक विशेष कक्ष में विशेष अनुदेशन देते हैं। नियमित शिक्षक पाठ्य विषयों के संबंध में बालकों की सहायता करते हैं। इनके लिए जो विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाती है उसमें 10 से 12 बच्चे अधिगम असमर्थ होते हैं। यह सामान्य विद्यालय में खुद से बनाया गया कक्ष होता है। यहाँ पर अधिगम असमर्थी बच्चे पूरा समय विशेष अध्यापकों का निर्देशन प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम के अन्य विषयों को ये सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ते हैं। अधिगम असमर्थी बच्चों को सामान्य बालकों के समान शैक्षिक विषय व पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में नियमित अध्यापक की सहायता के लिए एक सहायक प्राध्यापक भी होता है, अर्थात जो अधिगम असमर्थी बच्चे होते हैं सामान्य विद्यालयों में ही उनके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज किए जाते हैं। उनकी असमर्थता जिस प्रकार की होती है उसके आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में बांटकर उन्हें विशेष निर्देशन दिया जाता है। नेक्स्ट है मंद अधिगम असमर्थी बच्चों को थोड़ी सी देखभाल व ध्यान देकर सामान्य बच्चों के साथ नियमित विद्यालयों में ही शिक्षित किया जा सकता है। ऐसे बालक उन बालकों से थोड़ा अलग जरूर होते हैं जो कम बुद्धिमान या अन्य प्रकार से विशिष्टता प्राप्त होते हैं तथा जिन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से संबंधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए अधिगम असमर्थी बालकों को संसाधन कक्ष की सुविधाओं के साथ सामान्य कक्षाओं में ही सम्मिलित किया जा सकता है। अर्थात अधिगम असमर्थी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं कि जिन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना मुश्किल हो। इन्हें कुछ विशेष सुविधाएं अवश्य देनी होती हैं, किंतु इन्हें सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अब हम देखेंगे कि विभिन्न असमर्थी बच्चों का किस प्रकार से शिक्षण किया जाना चाहिए। सबसे पहले पठन संबंधी असमर्थ या निर्योग्य बालकों का शिक्षण। बहुत से अधिगम असमर्थी बच्चों में अनुचित उच्चारण, धारा प्रवाह पठन का अभाव या गलत पठन का अभाव जैसी अनेक समस्याएं पाई जाती हैं। ऐसे बच्चों को पठन संबंधी अनुभव अनुदेशन प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ
रिकॉर्डिंग उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करके छात्रों को विभिन्न शब्दों के सही उच्चारण बताए जाने चाहिए। अक्षरों की सही पहचान करानी चाहिए। बार बार पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए। विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनाकर उन्हें अपने अनुभव सुनाने के अवसर देकर आवश्यक श्रव्य दृश्य सामग्री एवं मल्टीमीडिया साधनों का प्रयोग करके इन छात्रों के पढ़ने से संबंधित समस्या को दूर किया जा सकता है। भाषा संबंधी असमर्थी बालकों का शिक्षण। अधिगम असमर्थी बालकों को भाषा को अभिव्यक्त करने तथा उसे दोहराने में भी कठिनाई होती है। उनकी भाषा योग्यता को विकसित करने तथा उनकी भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत बताए गए हैं। सामान्य भाषा के विकास क्रम को अपनाकर, अर्थात बालकों को जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप भाषा के का ज्ञान दिया जाता है उसे जरूर अपनाना चाहिए। भाषा विकास के लिए आपसी संपर्क का प्रयोग करके बालकों से जितना अधिक बात किया जाता है उतना ही ज़्यादा उनकी भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण संदर्भ में भाषा को पढ़ाना, अर्थात भाषा को कुछ ज्ञान से संबंधित करके ही पढ़ाना चाहिए। भाषा को समझने की परख। बालक में भाषा को समझने की परख विकसित करना चाहिए, अर्थात कब उसे किस भाषा में क्या अनुदेशन दिया जा रहा है इसकी परख बालक को होनी चाहिए। इस परख का विकास बालक में करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 3, वर्तनी संबंधी निरोग्यता वाले बालकों का शिक्षण। अधिगम असमर्थी बालकों द्वारा या छोटे बच्चों द्वारा भी शब्दों की वर्तनी में भी अधिक गलतियां की जाती हैं। इन बच्चों की वर्तनी में सुधार करने के लिए उन शब्दों की सूची बनाई जाती है जो शब्द इनके द्वारा हमेशा गलत किए जाते हैं। इस प्रकार के हर एक शब्द के लिए एक सुरक्षित कार्य तकनीकों का निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे शब्दों को देखो, शब्दों को बोलो, शब्दों को बोलो, शब्दों को देखो, शब्दों को ढको, शब्दों को लिखो, वर्तनी की जांच करो और दोहराओ। एक और तकनीक है कि शब्द की सही वर्तनी को श्यामपट्ट पर लिखा जाए तथा बच्चों को यह शब्द अपनी नोटबुक पर लिखने के लिए कहा जाए। अब बच्चों को अपनी वर्तनी और श्यामपट्ट पर लिखी वर्तनी में तुलना करने के लिए कहा जाए और सही वर्तनी के साथ उच्चारण के लिए कहा जाए। इसके बाद बच्चे को इसका उच्चारण दोहराने के लिए कहा जाए। फिर सही वर्तनी शब्द को ढक कर अब बच्चों को अपनी अपनी कॉपियों में लिखने के लिए कहा जाए। उसके बाद अब दोबारा बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों से तुलना करने के लिए कहिए। इस प्रकार बार बार लिखने से उनकी वर्तनी सही हो जाती है। इस विधि को बार बार दोहराने से शिक्षण अधिगम संबंधी सही वर्तनी का अभ्यास हो जाता है जो शिक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है सुलेख संबंधी बालकों का शिक्षण, अर्थात कुछ बालकों की हैंडराइटिंग भी बहुत ही खराब होती है जिसे कि टीचर पढ़ भी नहीं पाते। तो उसको हैंडराइटिंग को अच्छा बनाने के लिए पेपर और पेंसिल से लिखने से पहले बच्चे को चॉक बोर्ड या जिसे हम स्लेट कहते हैं पर अभ्यास कराना चाहिए। बच्चे में लिखने संबंधी सही आदत का विकास करने के लिए आवश्यक सहायता की जानी चाहिए। लिखने के लिए पेंसिल हाथ के अंगूठे व बीच की उंगली के बीच होनी चाहिए। तर्जनी उंगली से पेंसिल पर दबाव डालना चाहिए। कई बार सुलेख संबंधी समस्याएं कमजोर शारीरिक नियंत्रण के कारण भी होती हैं। ऐसे बच्चों की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के लिए इच्छा अनुसार अभ्यास कराए जा सकते हैं, जैसे कि किसी वस्तु को काटना, मिट्टी की आकृतियां बनाना या कोई वस्तु बनाना। विशेष रूप से कठिनाई का अनुभव करने वाले बालकों की शिक्षा के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग भी पर्याप्त रूप से उपयोगी होता है। नेक्स्ट है नंबर 5, सोचने, समझने व तर्क करने की अयोग्यता वाले बालकों का शिक्षण। छात्रों को उचित मार्गदर्शन देकर उनकी सोचने, समझने व तर्क शक्ति का विकास किया जा सकता है, किंतु छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए छात्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं और यह आंकड़े जो है वो पढ़कर, सुनकर या अवलोकन द्वारा इकट्ठे किए जा सकते हैं।
फिर आंकड़ों की समानता के या विभिन्नता के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है। छात्रों के विविधीकरण में यह आंकड़े अध्यापकों की बहुत ही सहायता करते हैं। छात्रों को इन आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटने के लिए कहा जा सकता है तथा विभिन्न वर्गों के ऊपर लेबल लगाने को कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया को जितनी बार हो सके दोहराया जाता है। इस प्रकार लगातार आंकड़ों को व्यवस्थित करने से निश्चित ही छात्रों के दिमाग में नई रचनाओं, नए अनुभवों का समावेश होता है। अब इन आंकड़ों के आधार पर छात्रों से भविष्यवाणी करने को कहा जाता है। इससे उनमें तर्क शक्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट है नंबर 6, अवधान बाधित बच्चों का शिक्षण। अर्थात जो बच्चे शिक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उनका शिक्षण किस प्रकार करना चाहिए। अधिगम असमर्थ बच्चों की अवधान संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए अधिगम वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष निर्देश प्रदान करे। जैसे नंबर 1 है उचित त्रुटिहीन व विशिष्ट निर्देशन देकर। नंबर 2 है पुरस्कार, पुनर्बलन तथा प्रशंसा द्वारा। 3rd है आत्मनियंत्रण के अभ्यास सिखाकर, जैसे योग, ध्यान करवाया जा सकता है। 4th है अधिगम से विचलित बच्चों को मध्य मेज पर बैठने की आज्ञा देकर। 5th है बच्चों के माता पिता के साथ बात करके। और 6th है शांत और बाधा रहित कक्ष वातावरण प्रदान करके। तो कभी कभी वातावरण के कारण भी बच्चों का ध्यान भटकता है, तो वातावरण का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ध्यान योग को भी बच्चों को कराना चाहिए, इसका प्रशिक्षण उन्हें देना चाहिए। इससे भी अवधान संबंधी समस्या का निराकरण बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रत्यक्षीकरण की समस्या से संबंधित बालकों का शिक्षण। ऐसे बच्चे श्रव्य एवं दृश्य प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई महसूस करते हैं। उद्दीपनों की व्यक्ति द्वारा की गई व्याख्या ही प्रत्यक्षीकरण है। अर्थात टीचर किसी भी चीज या वस्तु को दिखाकर उसके विषय में बताता है तो बच्चे उसे ठीक से समझ नहीं पाते। इसमें बच्चों को शिक्षक द्वारा बोली गई या लिखाई गई भाषा को समझने में दिक्कत होती है। इसमें बच्चे ना तो संगीत संबंधी लय सुर पहचान पाते हैं और न ही ज्यामिति संबंधी सवाल हल कर पाते हैं। इनकी प्रत्यक्षीकरण योग्यताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है तुकांत कविता द्वारा अभ्यास कराकर बच्चों को राइम्स के प्रैक्टिस कराए जाते हैं पूरे भावपूर्ण तरीके से। नंबर 2, अधिगम असमर्थ बच्चों को मौखिक निर्देश दोहराने के लिए कहकर, अर्थात शिक्षक उन्हें क्या निर्देश दे रहे हैं उससे उन्हें पूछा जाए कि वो इन्होंने उसे कितना समझा। नेक्स्ट है नंबर 3, बच्चों को श्यामपट्ट से चित्र कॉपी करने के लिए कहकर। 4, चित्र सहित कहानी बताकर या चित्रों को मिलाकर बच्चों को कहानी बताने के लिए कहना। नंबर 5 है बच्चों को उनके नाम, वर्ग और वर्गीकरण के बारे में बताना। 6 है ज्यामिति संबंधी डिजाइनों को मिलाने का अभ्यास कराना। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अधिगम असमर्थता कम व्यापक एवं कम विशिष्ट है तथा अधिगम समस्याएं बहुत है। अर्थात जो अधिगम असमर्थी बच्चे होते हैं ये विशिष्ट बालकों की तरह इनमें बहुत अधिक विशिष्टता नहीं पाई जाती है। अधिगम असमर्थ बच्चों को नियमित अध्यापक द्वारा देखभाल व ध्यान में रखकर नियमित कक्ष में समन्वित किया जा सकता है। अध्यापक के सहयोग के द्वारा यह छात्र नियंत्रित या नियमित कक्षा व्यवस्था में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ और रणनीतियों को अपनाकर इनके असमर्थताओं को दूर करने में इनकी सहायता की जा सकती है। जैसे नंबर 1, शिक्षकों को छात्रों की योग्यता एवं उनकी शक्ति के आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित करके उसके अनुसार अधिगम गतिविधियां उपलब्ध करवाना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को कक्ष के वातावरण को अधिगम योग्य बनाने के साथ साथ बालक के परिवारजनों एवं समाज के लोगों से मिलकर भी घर एवं समाज के वातावरण को उचित बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाली निर्योग्यता को दूर किया जा सके। 3rd है शिक्षक द्वारा छात्रों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्रों को पुरस्कृत करने के साथ साथ कमजोर छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए ताकि वह भी अपना प्रदर्शन सुधार सकें, किंतु जो अभिप्रेरणा दिया जाए वो अभिप्रेरणा नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4, शिक्षकों को प्रत्येक छात्र के विकास एवं गतिविधियों की सफलता पर अवश्य ही पृष्ठपोषण देना चाहिए। सकारात्मक पृष्ठपोषण छात्रों की कठिनाइयों में सुधार के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है नंबर 5, शिक्षक द्वारा छात्रों को आवश्यकता अनुसार उचित निर्देशन एवं परामर्श देना चाहिए, इससे उनके अधिगम स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है नंबर 6, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले विभिन्न छात्रों की रुचियों में भी पर्याप्त अंतर होता है, इसलिए शिक्षक को सभी छात्रों की रुचि के अनुसार समूह का निर्माण करके उनको विभिन्न प्रकार की गतिविधि प्रदान करनी चाहिए। और अंत में नंबर 7, शिक्षक को छात्रों की आयु, रुचि, क्षमता को देखते हुए उचित शिक्षण सामग्रियों का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र अधिगम में रुचि ले सकें। आकर्षक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग छात्रों में सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।